हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। और इसमें से एमओ डायग्राम देख रहे थे और जो होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स थे उनका एमओ डायग्राम देख चुके थे हम लोग। आज कुछ हेट्रो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उसके डायग्राम को देखेंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार के जो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका एमओ डायग्राम दो तरीके से बनता है। एक सिंपल वे में जैसे अभी तक हम लोग बनाते आ रहे थे, और दूसरा थोड़ा सा अलग होता है, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे देखा जाता है, जो एडवांस है। आगे हायर क्लासेस में आप जानोगे उसके बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। ऑक्सीजन का 8, इसका 1s2, 2s2 और 2p4। ऐसा अब यहाँ चूँकि दो एटम अलग अलग हैं, ऑब्वियसली दोनों का साइज अलग होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगा, और उस आधार पे इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी भी अलग होगा। तो जनरली जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं छोटा साइज के होते हैं। छोटा साइज होने से क्या होता है कि इनके ऑर्बिटल का एनर्जी जो है कम होता है, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसे नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रहा है, मान लो ऐसा। एक जगह आप कार्बन लोगे, एक जगह ऑक्सीजन लोगे। अभी क्या करेंगे कि 1s ऑर्बिटल को नहीं दिखाएंगे, है ना, फिगर बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो 1s ऑर्बिटल तो होगा ही, ऑलरेडी हम लोग देखते आ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से दिखाएंगे 2s और 2p। तो यदि आप कार्बन लेते हो यहाँ, और कार्बन का यदि 2s ऑर्बिटल को इस जगह पे कंसीडर करते हो 2s2, तो ऑक्सीजन का जो 2s ऑर्बिटल होगा ना वह इससे कम एनर्जी का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, छोटा साइज का है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक है, तो ऑर्बिटल का एनर्जी कम हो जाएगा। तो इसके ऑर्बिटल को थोड़ा सा नीचे दिखाना पड़ेगा यहाँ। तो इसमें यही एक बात ध्यान रखना है कि जब आप हेट्रोन्यूक्लियर के लिए बनाओ तो ऑर्बिटल का एनर्जी अलग अलग हो जाएगा, 2s2। इंटरमिक्सिंग वगैरह सब कुछ वैसा ही होगा कि ये दोनों इंटरमिक्स करेंगे, एक ऑर्बिटल बनेगा लोअर एनर्जी का जो कहलाएगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग, और एक हाई एनर्जी का जो कहलाएगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। ऐसा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग मिला दो इसको यहाँ से, फिर यहाँ से, वैसे ही मिल जाएगा यहाँ से और ये यहाँ से। ऐसा अब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। ऐसा अब 2p की बात करेंगे। तो ऐसे ही यदि कार्बन के 2p ऑर्बिटल को आप यहाँ दिखा रहे हो, 2p2 है, एक और एक 2, तो ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल को इससे नीचे दिखाना होगा, एनर्जी कम है इसलिए। ऐसा तो 1 2 3 और 1 4, इस प्रकार से 2p4 हो जाएगा इसका, 2p4। अब सिचुएशन यहाँ क्या है कि पीछे जो हम लोग देखे थे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए, तो उसमें कार्बन तक का जो एनर्जी लेवल था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो अलग था, ऑक्सीजन का अलग। ऑक्सीजन में क्या था कि सिग्मा 2pz का एनर्जी जो है कम था, पाई 2px पाई 2py का ज़्यादा। लेकिन कार्बन के लिए बनाए थे तो वहाँ सिग्मा 2pz का ज़्यादा था और पाई 2px 2py का कम। अब यहाँ दोनों हैं, तो किसके अनुसार बनेगा, ऑक्सीजन के अनुसार या कार्बन के अनुसार? तो इस केस में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके अनुसार ऑर्बिटल का एनर्जी हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके अनुसार ऑर्बिटल बनाया जाएगा। और ऑक्सीजन में बताया कि सिग्मा 2pz का एनर्जी कम था और 2px और 2py जो था पाई वाला उसका ज़्यादा था, तो वैसा ही हम लोग दिखाने वाले हैं यहाँ से। ऐसा एक ऑर्बिटल आप दिखाओगे यहाँ, दिस इज सिग्मा 2pz, और 2 ऑर्बिटल दिखेगा ऐसे। इन दोनों में से एक हुआ पाई 2px और ये हुआ पाई 2py। उसी प्रकार से यहाँ पाई 2px एंटी बॉन्डिंग
और ये पाई 2p/y एंटी बॉन्डिंग, ये हो जाएगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब मिला दो इसको ऐसा, ऐसा इस प्रकार से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कार्बन के 2p में 2 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो 4 और 2 6 हुए, तो 6 में से 1 2 3 4 5 6, ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सभी जो बीच वाले हैं, दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ से लेकर के चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 1s का तो नहीं लिखें, तो उसके जगह के लिख दो। उसके बाद सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। तो यहाँ से जब Nb लिखोगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 2 4 2 6 और 2 8। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अभी के अनुसार तो 2 है। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Nb माइनस Na/2, तो 8 माइनस 2/2, तो 6/2 मतलब 3 हो जाएगा, ऐसा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 हुआ, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। पीछे बताएं, एक तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाते हैं ऐसे, या फिर एक ऐसे भी दिखाते हैं चार्ज के आधार पे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अच्छा। और ट्रिपल बॉन्ड कहने का मतलब कि बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। CO जो है वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, जो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना 1072 किलो जूल पर मोल होता है। हालांकि नाइट्रोजन के बीच भी ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इसका कम है 946 किलो जूल पर मोल, अच्छा। तो इस ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूती वाला है, वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड ऑर्डर एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वे पेयर्ड हैं, दिख ही रहा होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, और इलेक्ट्रॉन्स सभी पेयर्ड है। इसका मतलब यह सिस्टम जो है डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली रिपेल होगा। तो CO इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल बट डायामैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ गए बात को? अब जो है इसी में आप चाहो तो CO प्लस के लिए समझ सकते हो, तो प्लस आ जाएगा यदि, तो एक एटम पे यहाँ प्लस दे करके चलेंगे, ऑक्सीजन पे प्लस लेकर के, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, वैसे यहाँ भी कम हो जाएगा। या फिर इसके बाद हम लोग अब NO की बात करते हैं। NO मॉलिक्यूल, नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करेंगे। NO की नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 8, तो 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ जो आप कार्बन लेकर के रखे थे, अब नाइट्रोजन आ जाना है, बाकी सब कुछ सेम होएगा। यहाँ क्या होगा, इस बारी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक और बढ़ जाएगा, इधर तो सेम है। इस बार भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो कम ही रहेगा नीचे। और अब यदि देखोगे यहाँ से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है 2p में और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 4 और 3 7, तो 7 में से 2 4 6 और 1 7, ऐसा। और अब यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वह सिग्मा, अच्छा 1s के लिए के तो होगा ही। उसके बाद सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर पाई 2p में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वहाँ पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन। और अब यहाँ से देखोगे Nb इक्वल तो 2 4 6 8, Na इक्वल हो गया 2 और 1 3, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो गया 8 - 3/2, तो 5/2 मतलब 2.5 ऐसा। अब मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। NO इज पैरामैग्नेटिक। काहे पैरामैग्नेटिक हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यह NO की बात हुई। तो NO मॉलिक्यूल का चूंकि बॉन्ड ऑर्डर CO मॉलिक्यूल से कम है, अभी देखे थे हम लोग कि कार्बन मोनोऑक्साइड में जो बॉन्ड ऑर्डर था वह कितना था 3 और NO मॉलिक्यूल का आया 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर कम आया है, इसका मतलब हुआ कि यह कम स्टेबल होगा उसके तुलना में। लेकिन यदि यहाँ हम लोग कर दें NO पर प्लस ऐसे, तो यहाँ आप करने वाले हो O पर प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा ऐसा 2p3 हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा और इसका भी 3, तो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन, तब तो यहीं तक रहेंगे, ये बिल्कुल खाली हो जाएगा ऐसा। और अब जब कन्फिग्रेशन यहाँ से लिखोगे ये वो प्लस रहा तो 3 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा ऐसा, और ये हट जाएगा तो अब क्या हो जाएगा NB जो है 2 4 6 8 ही, ये हो जाएगा 2 ऐसे, तो हो जाएगा 6/2 मतलब 3 आ जाएगा ऐसा, 3 आ जाएगा। और इस बार कोई अनपेयर नहीं है, इसलिए NO प्लस इज नॉट पैरामैग्नेटिक बट डायामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी के बारे में आता है। स्टेबिलिटी के बारे में क्या आएगा कि NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग 3 निकाले और इसके पहले जो NO लिखे थे इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था 2.5, तो 2.5 और 3 तो ज़्यादा हो गया ना। इसका मतलब हुआ कि NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन NO। तो इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का देखे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का भी देखे। ऐसे और भी कोई ज़रूरी नहीं कि डायटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी MO डायग्राम बनता है, लेकिन वह थोड़ा एडवांस है जो आप हाइयर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी तक हम लोग इतना ही डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो ये डायग्राम की बात हुई कि यदि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे डायग्राम के बारे में पक्का पूछने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई प्रकार से होंगे। अब ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो फिर इतना लंबा हम लोग काम तो करेंगे नहीं। ऑब्जेक्टिव यदि आ जाता है तो इतना लंबा काम तो करना नहीं है, डायग्राम वगैरह बनाओ, ये करो वो करो, तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, अब ध्यान देना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राइट द बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ गिवन स्पीसीज, और स्पीसीज दिए हुए रहेंगे O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 डबल प्लस, O2 डबल माइनस, ऐसे करके। बॉन्ड ऑर्डर तो अभी तक जो हम लोग पढ़े वो था कि डायग्राम बनाते थे, डायग्राम बनाने के बाद उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते थे और फिर हम लोग NB NA करके निकालते थे बॉन्ड ऑर्डर।
अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि आप एमओ डायग्राम बनाओ, बस बॉन्ड ऑर्डर लिखने बोला है। तो बॉन्ड ऑर्डर केवल लिखने बोला है तो एमओ डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, शॉर्टकट तरीका भी है या फिर आप ऐसे करना, दो तरीका है। एक जो शॉर्टकट मेथड है उसमें क्या है कि फॉर द स्पीसीज कंटेनिंग 8 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, वैसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है इसके लिए n-8/2, जहाँ n हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन का संख्या 15 to 20 है, इसके आगे तक तो हम लोग जाएंगे ही नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है 20 - n/2, और यहाँ भी n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यह एक शॉर्टकट मेथड हो गया। उसके बाद इसमें क्या देखना है कि यदि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो स्पीसीज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन यदि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो स्पीसीज डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन इसमें से दो एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्ट छोड़ करके, किसको, B2 को, B2 मतलब जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो, और O2 को मतलब जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो। तो 10 और 16 इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बावजूद ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन इनके अलावे जितने भी स्पीसीज बचे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इवन नंबर में है, वे सभी क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक, और ऑड वाले सब क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो यह एक शॉर्टकट तरीका हुआ। तो इस आधार पे आप फटाक से चाहोगे तो कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो सब में। O2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें, एक ऑप्शन का 8 × 2 16, निकालो बॉन्ड ऑर्डर। चूँकि 16 आ गया है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 20 - 16/2, तो 4/2 मतलब 2 आ गया। उसी प्रकार से O2 प्लस की बात करेंगे तो O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो O2 में 16 था, एक प्लस है तो एक कम, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 20 - 15/2, तो 5/2 मतलब 2.5 आ गया। उसी प्रकार से O2 माइनस दिया हुआ है, तो O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन हो गया, O2 में 16 + 1 17, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 20 - 17/2, तो आ जाएगा 1.5। उसी प्रकार से O2 डबल प्लस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाए तो O2 में 16 - 2 14, और 14 आ गया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ऐसा। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 14 - 8/2, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और एक लास्ट है O2 पर डबल माइनस, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो O2 का था 16, 2 माइनस मतलब 2 और जुड़ेगा 18, तो यहाँ से जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 20 - 18/2, तो हो गया 1, ऐसे तो निकल गया जल्दी से एकदम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करना हो तो यह शॉर्टकट ट्रिक है कि तुरंत से जो है आप इस फॉर्मूला पे पुट करो और सबका बॉन्ड ऑर्डर जो है कैलकुलेट कर लो। अब बॉन्ड ऑर्डर तो निकल गया यहाँ से, उसके बाद क्या पूछ रहा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के आधार पे हम लोग क्या जान रहे हैं पहले से कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी का है, कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना अधिक स्टेबिलिटी होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका हुआ, O2 डबल माइनस का, O2 डबल माइनस का। तो यहाँ से जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होने वाला है ऐसा, O2 डबल माइनस विल बी लीस्ट स्टेबल। इसके बाद किसका है, O2 माइनस का होगा 1.5, इसके बाद O2 का है, इसके बाद O2 प्लस का है, इसके बाद O2 डबल प्लस का है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0। पारा और डायामैग्नेटिक की बात करें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था, 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, इवन है। इसमें कितना हुआ, 17 इलेक्ट्रॉन हो रहा था, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और नंबर। इस 16 है तो इवन, लेकिन एक्सेप्शन वाला है तो ये भी पैरामैग्नेटिक। इसमें 15 पैरामैग्नेटिक, इसमें 14 तो डायामैग्नेटिक, ऐसे। तो तुरंत इलेक्ट्रॉन के आधार पे जो है सो आप कैलकुलेट कर दोगे यहाँ से। या फिर या तो शॉर्टकट हुआ, कभी कभार क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की आवश्यकता पड़ जाती है,
डायग्राम का नहीं, कन्फिग्रेशन का। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखना हो तो उसके लिए आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को केवल याद रखो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सीक्वेंस। और जैसे फिर एटम के लिए हम लोग 1s2 2s2 में लिखते थे, इलेक्ट्रॉन भरते जाते थे, उसी प्रकार से यहाँ मॉलिक्यूल के लिए भरेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस उसके लिए जो है पता होना चाहिए। तब सपोज मान लो इसी के लिए लिखना है, 17 इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब डायरेक्ट याद रखो, शुरू कहाँ से होता है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन है तो इसमें आप पहले सिग्मा 2pz होगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे बढ़ते जाएगा पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन। यह एनर्जी सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा तब। उसके बाद था पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हुए, 2 4 6 8 10 12 14। उसके बाद फिर हो जाएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो हो गया टोटल 17, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन हो गए कुल मिलाकर के। ऐसा तो यह डायरेक्ट आप अब यहाँ से भी चाहो तो निकाल सकते हो, एन बी तो अब यहाँ से पता चल ही जाना है, 2 4 6 8 10, एन ए भी पता चल ही जाना है, 2 4 6 7। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से भी निकल जाएगा, 10 - 7/2 तो 3/2 1.5। तो इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि यदि आप कन्फिग्रेशन लिखने के लिए जान रहे हो तो एग्जाम में ऐसे भी आता है ना कि इस मॉलिक्यूल आयन में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस आधार पे आपको कन्फिग्रेशन तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शॉर्टकट बताए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए वह बॉन्ड ऑर्डर ही निकाला जा सकता है, उससे आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे आसानी से। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वगैरह यदि लिखना हो ना तो उस केस में या कन्फिग्रेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ये कन्फिग्रेशन मस्ट है, ये करना पड़ेगा। और इसके लिए बोले बस ऑर्बिटल का आप एनर्जी सीक्वेंस याद रखो, ऑर्बिटल का आप एनर्जी सीक्वेंस केवल याद रखो, फिर बन जाना है, उसके अलावा फिर इसमें कुछ नहीं करना है। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन के लिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखो। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो हम लोग नहीं बनाएंगे, बनता है लेकिन अभी पढ़ना नहीं है हम लोग को, काफ़ी एडवांस और बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकाला जा सकता है। तो याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन क्या क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। यह एक आसान सा फॉर्मूला है यदि किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तब। शुरुआत करें हम लोग BCl2 से, तो लेविस स्ट्रक्चर आप रफली बना लेना ऐसा। अब निकालो बॉन्ड ऑर्डर, क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दोनों सिग्मा ही हैं 2 तो 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया इसका। उसी प्रकार से आप निकालोगे अगला CO2 मॉलिक्यूल की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर रफली बना लो, ऐसा होता है। तो यहाँ से जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हुआ, 1 2 3 4, इसमें से सिग्मा कितना है भाई, ये 2 हुए, तो कितना आ गया 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। ऐसे ही निकालना हो, मान लो किसी आयन की बात करें अब, जैसे मान लो निकालना हो सल्फेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर, ऐसा कैसे निकालोगे, तो सल्फर है और बताएं इसमें 2 ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, ऐसा। तो यहाँ से बॉन्ड निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हुआ 2 4 5 6, सिग्मा कितना हुआ 1 2 3 4, तो कितना जाएगा 1.5।
उसी प्रकार से यदि निकालना हो ClO4 माइनस का, तो इसका स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो यहाँ से जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो टोटल 2 4 6 और 1 7, सिग्मा कितना है 1 2 3 4, तो 7/4 कितना आ जाएगा 1.75, ऐसा। उसी प्रकार से यदि निकालना हो मान लो ऐसा PO4 ट्रिपल माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा। तो यहाँ से जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो टोटल बॉन्ड 2 3 4 5, सिग्मा 1 2 3 4, कितना आ जाएगा 1.25, ऐसे करके। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो आने वाला है वह क्या आने वाला है, सो समझना ध्यान से। कई प्रकार के मॉलिक्यूल और आयन का यहाँ निकाला गया। अब इसमें से बॉन्ड के आधार पे मतलब किसमें कितना डबल या सिंगल बॉन्ड है, उस आधार पे जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकालेंगे। क्या, सो समझना कि यदि इफ बॉन्ड ऑर्डर 1 हो तो मॉलिक्यूल में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। यदि बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ओनली डबल बॉन्ड। यदि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यदि 1.5 है तो। और यदि बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1.5 तो फिर क्या हो जाएगा कि जो डबल बॉन्ड का संख्या है वह ज़्यादा होगा सिंगल बॉन्ड से। और वैसे ही यदि बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1.5 तो इसमें सिंगल बॉन्ड ज़्यादा होगा डबल बॉन्ड से। अच्छा, मिला लो इसको। बॉन्ड ऑर्डर 1 तो केवल सिंगल बॉन्ड, BCl2 का भी मिटाए। बॉन्ड ऑर्डर 2 तो केवल डबल बॉन्ड, जैसे CO2 में देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया केवल डबल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 तो जितना सिंगल उतना डबल, जैसे इसका देखो 1.5 आया है तो 2 सिंगल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड भी है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज़्यादा तो उस केस में बोल रहा है डबल बॉन्ड अधिक होगा सिंगल बॉन्ड कम। तो इसके लिए देखो 1.75 आया है ना, 1.5 से ज़्यादा है तो इसमें डबल बॉन्ड 3 है, सिंगल बॉन्ड 1 ही है। उसी प्रकार से यदि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से कम हो तो फिर सिंगल बॉन्ड ज़्यादा, जैसे इसके लिए देखो 1.25 आया तो इसमें सिंगल बॉन्ड 3 है और डबल बॉन्ड 1 ही है, ऐसा। तो यह इस आधार पे आप कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी तो आ सकता है ना कि कोई आयन दिया हुआ रहेगा, पूछेगा बताओ इसमें सिंगल बॉन्ड ज़्यादा है या डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लेविस स्ट्रक्चर के आधार पे भी पता कर सकते हो या बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे भी ऐसे आप देख सकते हो इसके लिए। तो दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से जो है आप इसको समझ सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यह तरीका हुआ एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन के लिए, जो कि आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जितने फैक्ट्स हो सकते थे, थ्योरी का पॉस्टुलेट से लेकर के MO डायग्राम, फिर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायामैग्नेटिक, और उसके बाद फिर बीच में स्टेबिलिटी ऑर्डर वगैरह के बारे में भी देखे। तो ऐसे कई क्वेश्चन इस थ्योरी से बनते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक से। और नोट्स में काफ़ी क्लियरली किया हुआ है, तो अच्छे से जो है आप इसको रिवाइज कर लोगे। तो यहाँ से समझो कि यह MO थ्योरी बिल्कुल समाप्त हो गया, और MO थ्योरी समाप्त होने के साथ ही यह चैप्टर का मेजर पोर्शन अब हो गया, क्योंकि इस चैप्टर में यही 3 बड़े थ्योरी थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR थ्योरी, और फिर सबसे बड़ा MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ से अब 2 बॉन्ड हम लोग कंप्लीट किए। टोटल इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत सारे केमिकल बॉन्ड बताए गए थे, तो उसमें से हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके थे, और यह कोवेलेंट बॉन्ड समाप्त नहीं हुआ है अभी, लेकिन हाँ अब इसमें 1-2 टॉपिक ही बचे हुए हैं, जिसके बाद हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को भी समाप्त कर लेंगे, और फिर जो बाकी के बॉन्ड बचे हुए हैं उसका डिस्कशन आगे का लेक्चर में होगा। धन्यवाद।